राजस्थान में जो कुछ होता है मध्य प्रदेश में काफी असर पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम का भी बड़ा असर पड़ता है यहाँ, जो सीमावर्ती इलाके हैं। जब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां जहां बीजेपी को हार का डर होता है, वहां ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाते हैं। लोगों ने पंजाब में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, बंगाल में देखा, कर्नाटक में देखा, और अब राजस्थान में देख रहे हैं। जहां बीजेपी की जीत की संभावना कम होती है, तो ईडी चालू हो जाता है मोदी जी का। तो एक तो संदेश सीधा सीधा ये है कि राजस्थान में बीजेपी हार रही है, वरना ये बातें नहीं होती। ये लोगों को लगता है कि बीजेपी अगर नहीं हार रही होती तो इस तरह की ईडी की छापामारी नहीं होती। और ईडी की छापामारी कब हो रही है? जब मुख्यमंत्री के बेटे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय हैं, नामांकन भरे जा रहे हैं, चुनाव में केवल 29 दिन शेष हैं, ऐसे में ये सारी कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी डर रही है चुनाव से, राजस्थान में कहीं बीजेपी का पटिया उलाल न हो जाए, इस बात को लेकर डर रही है। जिस बात की बात कही जा रही है, ईडी को कितनी बार स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी वाले लिख चुके हैं कि संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी की जांच कीजिए, उस कांड की जांच वो नहीं कर रहे हैं। और अब तक ऐसी कोई जानकारी दर्ज नहीं कि नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। बगैर केस दर्ज किए इस तरह की कार्रवाई करना निहायत ही गैर कानूनी है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। एक और बात है कि जो जानकारी मुख्यमंत्री के बेटे को जो नोटिस मिला है, वो 19 तारीख उस पर डली हुई है, लेकिन नोटिस कल शाम को मिला और कहा गया कि आज दिल्ली में उपस्थित हो। यानी कुल मिला के बीजेपी अपने ही जाल में फंसती जा रही है। आज खूबी ये हुई कि एक तरफ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने अपनी पत्रकार वार्ता की और सचिन पायलट ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की, तो ये भ्रम भी दूर कर दिया कि सचिन पायलट अलग है और अशोक गहलोत अलग जा रहे हैं। डी.के. शिव कुमार और उनके साथियों पर जैसे छापे पड़े थे, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी का हाल राजस्थान में अच्छा नहीं है। बाकी राज्यों में तो अच्छा नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी अच्छा नहीं है, ये बात स्पष्ट लग रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में उमा भारती ने चुनाव प्रचार से पल्ला झाड़ लिया है। ये वो उमा भारती है जो केंद्र में मंत्री रही हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं और कांग्रेस की 10 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जिम्मेदार रही। उन्होंने कांग्रेस की 10 साल पुरानी सरकार को न केवल हटाया, बल्कि 3/4 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसी नेता हैं। तो उन्होंने 2003 में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी। आप देखिए कि ऐसी नेता ने जो इशारे किए हैं, उन्होंने इशारे किए हैं केंद्र की सरकार की ओर कि हमें अवलोकन करना चाहिए, हमने क्या क्या बातें की थी, वो कर पाए या नहीं। तो इसका मतलब यह कि काफी गंभीर मुद्दा है। उमा भारती फिर बिदक चुकी हैं। दूसरी बात, उमा भारती ने कहा कि धार की भोजशाला का जिक्र उन्होंने किया, और मैं पहले इस कार्यक्रम में बोल चुका हूं कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले धार की भोजशाला का मुद्दा फिर उठेगा। ये वैसा ही मुद्दा है जैसा कि अयोध्या का मुद्दा उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद को पैदा करके बीजेपी लोकसभा में अपना वोट बेस बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो परिदृश्य में बहुत सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ बगावत के सुर दोनों पार्टियों में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, बसपा में भी और जायस में भी बगावत है। लेकिन कांग्रेस में बगावत इतनी ज्यादा है, इसका कारण साफ साफ लोगों को यह लगता है कि लोगों को यह लगने लगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और अगर उन्हें टिकट मिला तो हो सकता है वो मंत्री बन जाए। जैसे इंदौर की ही बात करें तो इंदौर के अश्विन जोशी 3 बार के विधायक हैं, 2 बार से वो नहीं जीत पाए, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला। मतलब उनकी नाराजगी का कारण ये कि अगर मुझे टिकट मिलता तो मैं तो कैबिनेट मंत्री बनता, सीधा सीधा दावा उनका ये है। तो जो विद्रोह है, विद्रोह देखकर आम लोगों के मन में ये धारणा है कि अगर इतनी बगावत हो रही है कांग्रेस में, तो इसका कारण ये कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, वरना कांग्रेस के ही कार्यकर्ता बगावत पर उतारू नहीं होते। राजीव जी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत सारी बातें, ईडी की कार्रवाई उधर चल रही है और इधर चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसकी उल्टी गिनती शुरू होगा। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जल्दी से आना चाहता हूं आपके पास, और आने से पहले दो बातें आपसे आपके सामने रख चुका हूं। और ग्वालियर इंदौर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आज की तारीख में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? जो यहां प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे उसमें कितना दम है? राजीव जी, अभी चुनाव अभियान जोर शोर से चल रहा है और कांग्रेस इंदौर जिले की एक सीट को लेकर मुतमईन थी कि इंदौर एक से तो हम जीत ही जाएंगे। इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को वहां से खड़ा किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के दूसरे इलाके में रहते हैं, उनका कार्यक्षेत्र दूसरा है और पिछले 10 साल से वो इंदौर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय नहीं है। संजय शुक्ला वहां के स्थानीय है और वहां के घर घर में वहां की महिलाओं का जो कहना है कि जब कोरोना में हम परेशान थे तो संजय भैया ने आके हमारी मदद की। एक और चीज संजय शुक्ला के पक्ष में है कि जितना धन बल बाहुबल कैलाश विजयवर्गीय इकट्ठा कर सकते हैं उतना उनके पास पहले से ही है संजय शुक्ला के पास। तो कुल मिला के ये बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ये कहना ज्यादा ठीक है, क्योंकि कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। दूसरी बात, जहां तोमर साहब की बात कर रहे हैं वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। वहां तोमर साहब का मुकाबला वर्तमान विधायक से है, जो निवर्तमान विधायक है उनसे है। और 2013 में जो विधायक बने थे बलबीर दंडोतिया, वो बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार है, यानी 2013 के विजेता और 2018 के विजेता, इन दोनों के बीच नरेंद्र सिंह तोमर को खड़ा कर दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर साहब के बारे में एक बात और है कि अगर उन्हें कभी भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, खास करके अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते तो बीजेपी के सामने दिक्कत थी कि तीनों किसान कानून उन्हीं के मंत्री रहते हुए आए थे और उन सब का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर की भी परीक्षा ले रही है पार्टी और तमाम 7 सांसदों की परीक्षा ले रही है। और यहाँ एक बात है कि जो ठाकुर वोट है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी तोमर हैं, तो ठाकुर समाज यहाँ काफी बड़ा है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं वो निर्णायक वोटर होंगी। राजीव जी, जी बिल्कुल, दूसरी जातियां भी। और नरेंद्र सिंह तोमर वहां त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ इंदौर एक, जहां कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया है और वहां पर भी बहुत कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है, माना जा रहा है। तो बहुत दिलचस्प है, मजेदार है इस बार का चुनाव, वो भी मध्य प्रदेश का चुनाव। लेकिन 3 अलग अलग क्षेत्रों से लौटकर आए हमारे साथी गजेंद्र इंगले, महाकौशल का एरिया, बिंद का एरिया, और अब चूंकि ग्वालियर चंबल में है वहां का एरिया, और चौथा एरिया जो मालवा का है, वहां हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी वहां से जुड़े हुए हैं ही। तो 4 अलग अलग क्षेत्रों की बात यहां महत्वपूर्ण ढंग से हम कर रहे थे। और दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई की बात, जरा आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह साहब आपके पास, और क्लोजिंग कमेंट